हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से इस वीडियो में जरा हाट के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 16 महाजनपदों का परिचय तथा महाजनपदों की जो आम विशेषताएं थी उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक उत्तर भारत के क्षेत्रों में लोहा का प्रयोग व्यापक रूप से आरंभ हो गया था। भारत में सबसे पहले लोहा का प्रयोग दक्षिणी भारत में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है कि प्रारंभ हुआ था, और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक उत्तर भारत में भी लोहा का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा था। इस लोहे से निर्मित जो औजार और जो हथियार थे, इसने वनों की सफाई करने में काफ़ी मदद की और वनों को काट कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होने लगी थी, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ने लगी थी। परंतु उस समय के जो जनपद के सरदार थे, उनमें भूमि पर अधिकार को लेकर संघर्ष होने लगे, क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसलिए अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि पर कब्जा करने के लिए ही इन जनपदों में आपस में संघर्ष होने लगे तथा सैनिक संगठित किए जाने लगे। सैन्य संगठन का प्रारंभ हो गया और आपसी संघर्षों में जिन जनपदों ने दूसरे जनपदों की भूमि पर अधिकार कर लिया, इससे उनकी क्षेत्रफल, उनकी राज्य सीमाएं बढ़ती गईं और वो शक्तिशाली होते गए और इस प्रकार महाजनपदों की नींव पड़ी। तो इन 16 महाजनपदों का जो हम लोग यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं, इनका उल्लेख हमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बौद्ध धर्म ग्रंथ आगुंतर निकाय और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं भगवती सूत्र, इनमें मिलते हैं। और इनके अलावा भी अन्य ग्रंथों में भी, वैदिक ग्रंथ जो हैं उनमें भी कुछ महाजनपदों के नाम मिलते हैं। तो आइए एक एक कर इन 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों के बारे में जानें। तो सबसे पहला है अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। अंग जो आज वर्तमान समय में जो भागलपुर और पूर्णिया का जो इलाका है वो था। दूसरा मगध, मगध जो कि बाद में चलकर सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो इसकी राजधानी, पहली राजधानी थी राजगृह, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, या गिरिब्रज भी कहलाता था, क्योंकि इसकी राजधानी जो थी वो चारों ओर ऊंची पहाड़ों के से घिरा हुआ सुरक्षित बीच में स्थित था। कालांतर में इसकी नई राजधानी बन गई पाटलिपुत्र। तीसरा जो महाजनपद था वो था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है, जो आज हाजीपुर गंगा नदी के उस पार। चौथा महत्वपूर्ण महाजनपद था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। पांचवा महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी, जो वरुण और असी दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, जिसे विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर भी होने का गौरव प्राप्त है। छठा महाजनपद था कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। सातवां वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। आठवां महाजनपद था चेदी, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। नवां महाजनपद जो था वो था कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, पहले हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ। 10वीं महाजनपद जो है वो पांचाल। पांचाल दो भागों में बटा हुआ था, जिसके एक भाग की राजधानी थी अहिछत्र और दूसरे भाग की राजधानी थी काम्पिल्य। 11वां महत्वपूर्ण जो महाजनपद था वह था सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, जो यमुना नदी के तट पर है। 12वां महाजनपद मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आज के मालवा के नज़दीक है, मालवा प्रदेश जो कहलाता है। 13वां जो महाजनपद है वह था अवंती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था और इसकी राजधानी थी उज्जैन। 14वां जो अस्मक, यह दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन भी जिसे कहा जाता है। 15वां महाजनपद जो गांधार था, गांधार जो आज अफगानिस्तान में स्थित है,
इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय का महान शिक्षा का केंद्र था। और कंबोज, जो जम्मू कश्मीर से भी और उत्तर, अफगानिस्तान से भी उत्तर अगर हम चले जाएं तो उस स्थान पर था महाजनपद कंबोज, जिसकी राजधानी राजपूत या फिर राजौरी कहलाती है। अब देखिए कि इन महाजनपदों में, इन 16 महाजनपदों में शासन का स्वरूप कैसा था। तो कुछ महाजनपद थे जो गणतंत्र थे, अर्थात भारत में गणतंत्र का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही हो चुका था। उस समय के जो प्रमुख गणतंत्र थे उनमें वज्जी, कुरु, मल्ल और सुरसेन, ये 4 प्रमुख गणतंत्र या गणराज्य थे। उसी प्रकार शासन का जो दूसरा स्वरूप था, महत्वपूर्ण स्वरूप, वह था राजतंत्र। तो राजतंत्र में जो महाजनपद, जिन महाजनपदों में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी उनमें मगध, वत्स, अवंती, कोसल, अंग, पांचाल, मत्स्य और गांधार आदि राज्य थे, महाजनपद थे। इसके अलावा एक कुलीन तंत्र भी एक प्रकार की शासन प्रणाली थी, जिसमें किसी व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि पूरे समूह का शासन होता था, जिसमें लिच्छवी गणतंत्र, मिथिला में जो विदेह था, पिपली वन के जो मौर्य थे, ये सभी कुलीन तंत्र के द्वारा शासित होते थे, जो छोटे छोटे राज्यों के कुलीनों के समूह थे। इस प्रकार से हम पाते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जो 16 महाजनपद थे। अब इन सभी महाजनपदों में कौन सी सामान्य विशेषताएं थी, इसके विषय में एक एक कर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला बिंदु कि इन 16 महाजनपदों में कुछ गणराज्य थे और कुछ राजतंत्र थे। कुछ राज्यों में शासन समूह के द्वारा होता था, जो कुलीन तंत्र कहलाता था। अर्थात इन 16 महाजनपदों में 3 प्रकार के शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थीं: गणराज्य या गणतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र। दूसरी विशेषता कि इन गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे, जबकि राजतंत्र में वंशाक्रमानुगत राजा राज्य करते थे। अर्थात राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरह से वंश परंपरा के अनुसार राजा शासन करते थे, जबकि जो गणराज्य थे वहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। तीसरी विशेषता थी कि राजा का पद पैतृक और सर्वोच्च था और सभी शक्तियां उसमें केंद्रित थी। उसे असीमित अधिकार प्राप्त थे और असीमित शक्तियां भी प्राप्त थी। अगली चौथी विशेषता कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी और ये सभी राजधानियां सुरक्षा कारणों से किलेबंद होती थी। साथ ही किलेबंदी से नगर पर शासन करना भी आसान हो जाता था। अब 5वीं विशेषता में हम पाते हैं कि शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद जो थे, इनके शासकों के द्वारा इसका प्रदर्शन नगर के चारों ओर विशाल और ऊंची दीवारों या स्मारकों का निर्माण कराकर अपना वो शक्ति भी प्रदर्शन करते थे और अपनी समृद्धि का भी प्रदर्शन करते थे। 6ठी विशेषता कि कुछ राजा अपने राज्यों की रक्षा के लिए तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशाल सेना का संगठन करने लगे थे और इस प्रकार से सैन्य व्यवस्था, सैन्य संगठन का आरंभ भी इस काल में महाजनपदों में हुआ। जैसे मगध, तो मगध की सेना सबसे शक्तिशाली सेना थी और जो उसकी सफलता का एक प्रमुख कारण भी था। 7वीं विशेषता किलेबंद जो राजधानियां थी और नगरों के रखरखाव के लिए और राजधानियों के प्रशासन के लिए सेना और नौकरशाही के खर्च को पूरा करने के लिए धन आवश्यक थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े महाजनपदों में जितने भी अधिकारी होते थे या सेना होते थे तो उन सबको वेतन देना पड़ता था। तो इसलिए ब्राह्मणों ने अनेक धर्मशास्त्रों और नीति शास्त्रों की रचना करके शासकों और प्रजा के कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया। अर्थात ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों के माध्यम से शासकों के लिए कौन कौन से काम करने आवश्यक हैं
और प्रजा के लिए भी कौन कौन से काम करने आवश्यक हैं इसका निर्धारण कर दिया और जिसका अनुपालन किया जाता था। अगली विशेषता, सामान्यतः महाजनपदों के जो शासक होते थे वे क्षत्रिय वर्ग से होते थे, जिनका मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना और रक्षा के बदले किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करना था। क्योंकि वो रक्षा करते थे तो उसके बदले में लोग उन्हें कर प्रदान करते थे और उसी कर से धीरे धीरे पूरे राज्य का प्रशासन का खर्च निकलता था। उस समय भूमि कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि ही था। और अंतिम विशेषता, उस समय वनों में रहने वाले जो वनवासी लोग थे या फिर पशुपालन, जो मौसम के अनुसार जो पशुओं के साथ अपना चरवाहा समुदाय जो विचरण करते रहते थे, संभवतः वे करों से मुक्त थे। इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि इन महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानियाँ और महाजनों की जो सामान्य विशेषताएं थी उस पर हमने आज चर्चा की है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आइकॉन बेल को दबाएं। धन्यवाद। जोहार।